जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर 2025 के लिए, जो भी हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम डेली एक यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग जीएस 3 के डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 जीएस के पेपर को डिस्कस कर लिया है। आज हम अभी जो डिस्कशन सीरीज चल रहा है वो अब हमारा जीएस 3 पे चल रहा है। आपको पता होगा कि जीएस 3 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल डाइवर्सिटी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, या अब इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन सब से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये आप रिलेट कर सकते हो इकोनॉमिक्स से। इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं। पहला जो चीजें पूछा गया है वो पूछा गया है कि फूड इन्फ्लेशन होने का मेन कारण क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा, आपको इस बात पे कमेंट करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आरबीआई इस टाइप के इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे देखिए, अगर आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखिए, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो पहले क्लास 12th में 2 इकोनॉमिक्स होती थी। एक होता था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है, इसमें क्या हो गया है, एक है आपके पास देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 2 इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो चला गया है क्लास 11th के लिए। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। वहां पे आपने इन्फ्लेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आपको इन्फ्लेशन का मतलब तो पता होगा। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन का मालूम मतलब होगा। तो यहाँ पे जो बात पूछी गई है वो पूछा गया फूड इन्फ्लेशन के। देखिए, इन्फ्लेशन एक तो हमारी करेंसी में इन्फ्लेशन आता है, दूसरा होता है फूड में। तो यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि आंसर राइटिंग हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग को इग्नोर करते हैं, प्रिपरेशंस के टाइम पे जो ब्लेंडर मिस्टेक्स होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक आता है यदि आप आंसर राइटिंग को इग्नोर करते हैं। जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक आपको मॉक टेस्ट लगाना है जब तक आप फाइनलिस्ट, मतलब जब तक आप एग्जाम हॉल में तक ना पहुंच जाए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रख सके। अगर आप इन सबको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने प्रिपरेशन का सबसे ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आप इन सबको सॉल्व नहीं कर रहे। तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो आंसर राइटिंग क्या क्या हेल्प करता है। सबसे पहले आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव करता है, वर्ड पावर इंक्रीज होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है एग्जाम हॉल के अंदर में बैठने के बाद, कि आपके पास यूपीएससी मिनिमम 20 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है 10 नंबर का, जो कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। फिर 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है 15 नंबर का, जो कि आपको 250 वर्ड में लिखना होता है। और इन सबको आंसर को कंप्लीट करने के लिए, आपको एक आंसर लिखने के लिए, आपको जो इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट मिलता है। इन्हीं 60 मिनट में आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम आपको 7 मिनट मिलता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक आंसर, अगर आप एक आंसर को 7 मिनट से ज्यादा लगाते हो लिखने में, आपका मोस्ट ऑफ चांसेस है या तो एंड ऑफ जाते जाते आपका आंसर खिचड़ी पकने वाला है, या आपसे क्वेश्चन स्किप होने वाले हैं। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने में, इस चैलेंज को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो चीजें डेवलप होती है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। इसीलिए हम 2025 के लिए भी क्या कर रहे हैं, डेली 1 आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। हमें 2026 के लिए जो बच्चे नए हैं या जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और टारगेट रखा है कि 2026 में वो एग्जाम देना चाहते हैं, वो कैसे एग्जाम दे सकते हैं, प्लानिंग कैसे हो सकता है, सिलेबस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, गाइडलाइंस की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, कोई उसके रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो, अगर मुझसे कोई सीनियर देख रहा है जिसके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल और भी सजेशंस दे सकता है, अच्छी बात रहेगी। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, और लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी आपको समझ में आ गया। तो डेली आपको क्या करना है, एक मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नहीं मिनिमम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दें। पहला आपको जीएस का करना है, दूसरा आपको ऑप्शनल भी लेकर के चलना है साथ साथ में, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल भी इग्नोर कर रहे हो तो फिर आपको ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऑप्शनल के जो 2 पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के, पेपर 1 पेपर 2 टोटल मिला के आपका कितना बनता है, 500 नंबर का बनता है। तो ये भी आपको क्या करना है, साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो ऑप्शनल भी लेके चलना है। अगर आपका 50% सिलेबस हो चुका है तो आप डेली रूटीन में क्या रख सकते हैं, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू के होने चाहिए, या आप मॉक टेस्ट टाइप के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें से 20 जीएस के और मिनिमम 10 तो आपके सी सेट के होने ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी ने सी सेट के भी पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा दिया है। और 2 मेंस आंसर राइटिंग, आप अपना जो सिलेक्शन है वो आप कि उसकी जो पॉसिबिलिटी आप वो इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए, ये था कुछ गाइडेंस की वीडियो कि आपको कैसे फॉलो करते हुए चलना है, आपका दिन कैसे होना चाहिए। मिनिमम 2 चीज़ें तो आपके टारगेट लिस्ट में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम आंसर राइटिंग की। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखे हैं ये नहीं कहता कि यही आंसर है, बाकी और पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने रखे। आपको लगता है कि इसके अलावा भी अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ना कि आंसर राइटिंग डिस्कशंस होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा और आपके वर्ड स्किल भी बढ़ती जाएगी, वर्ड पावर, ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप इजिली लिख सको। फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फूड इन्फ्लेशन हम एक ऐसे टर्म के लिए यूज करते हैं जिसमें जो फूड आइटम्स होते हैं ओवर टाइम वो क्या होने लगता है, प्राइस उसकी इंक्रीज होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं फूड इन्फ्लेशन। जैसे देखिए, फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि प्राइस जो होती है, कॉस्ट जो होती है बेसिक फूड्स की, वो बढ़ जाती है। जैसे हम वेजिटेबल की बात करते हैं, ग्रेन्स की बात करते हैं, मतलब अनाज, या डेयरी, डेयरी का मतलब है मिल्क हो गया, या मिल्क के बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगाई बढ़ मतलब कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो कॉमन पीपल होता है उनके लिए अफोर्ड कर पाना जो बेसिक ग्रोसरीज है, मतलब कि जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं, डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें, वो खरीद पाना, अफोर्ड कर पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज़, फूड इन्फ्लेशन। इसके कारण क्या क्या होते हैं, जैसे यहीं पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए, जैसे पुअर वेदर इफेक्टिव जो कि क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। हायर फ्यूल प्राइस, हायर फ्यूल प्राइस का मतलब है, क्योंकि देखिए फ्यूल हम क्या करते हैं, बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट जो फ्यूल करते हैं वो प्यूरिफाई मतलब फिल्टर किया हुआ फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फ्यूल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा करता है मशीन के लिए, मशीन के लिए जो मशीन ऑपरेट होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सप्लाई चैन है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो फूड्स के जो आइटम्स होते हैं, यानी कि अगर हम फ्रेम से लेके स्टोर तक की बात करें तो वहां तक उनको पहुंचने में काफ़ी डिफिकल्ट्स आती है। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो फूड के जो प्राइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वहाँ पे उसके लिए आपको क्या है, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके वजह से हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो पहला जो हमारा वेदर होता है वो, दूसरा यदि तेल की कीमत बढ़ जाती है तब, तीसरा देखने को मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होता है, और चौथा देखने को मिलेगा जब प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि जब किसी क्रॉप्स को ग्रो करने में जो लागत है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो फूड्स होते हैं, फूड ग्रेन्स जो होते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब वन बाय वन टॉपिक मतलब वन बाय वन हम क्या करते हैं, पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखिए वेदर एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, यानी कि मौसम में जो चेंजेस आते हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करता है वो ये करता है कि आज भी जो हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे। तो अगर मॉनसून डिस्टर्ब रहता है तो हमारी कंट्री में जो क्रॉप्स होती हैं उस पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम हीट वेव्स की बात करते हैं तो ये भी क्या करता है,
वेदर के अंदर में ही आएगा, वो डिस्टर्ब कर देता है हमारी जो भी प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे जो क्रॉप्स हो गए, अनाज हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल, जो भी चीज़ें, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फूड ग्रेन की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा आता है राइजिंग फ्यूल प्राइस। इसमें क्या होता है कि यदि जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो एग्रीकल्चर की जो इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन भी हमारा बढ़ जाता है, तो जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फूड इन्फ्लेशन में। तो जैसे आपने देखा होगा, हमें एक रीजन से दूसरे रीजन तक में ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो मशीन का यूज़ किया जाता है या एग्रीकल्चर में जो मशीनें लगाई यूज़ की जाती हैं, तो उसमें कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ता है। तो इसका सीधा सीधी असर किस पे पड़ता है, फूड के प्राइस पे पड़ता है। ग्लोबल चेन अगर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये मेनली आपको कब देखने को मिलेगा, वॉर की कंडीशंस में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे भी रिसेंटली हम रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट किस पे पड़ा था, ग्लोबल फूड पे पड़ा था। तो जिसके वजह से अगर हम एनर्जी प्राइसेस की बात करते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो जो जिसकी वजह से क्या था, बहुत से देशों के अंदर में जो फूड ग्रेन्स थे उसकी प्राइस जो था क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आप इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं 1971 का वॉर या 1965 के वॉर के टाइम पे, जब हमारा वॉर किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो उस टाइम पे जो हम वीट थे, और वीट था वो किससे इंपोर्ट करते थे, वो हम करते थे इंपोर्ट करते थे यूएसए से। तो जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था तो यूएसए ने हमें क्या कर वीट देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तब हमारी कंट्री के अंदर में क्या लाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, ये आपने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आपको बताना है। 10th क्लास की भी इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्लोबल चेन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये वो फैक्टर्स थे जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। नीचे यही चीज आपको किसमें, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कमेंट करना था इफेक्टिवनेस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, प्राइमरली जो यूज करता है वो अपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है इन्फ्लेशन को। अब जैसे देखिए, आरबीआई को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द बैंक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही क्या करता है, आरबीआई ही जितने भी जो बैंक होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो मेनली जो जैसे अगर इन्फ्लेशन की बात आती है तो आरबीआई क्या करता है, अपने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा एक सप्लाई चेन फैक्टर है, जैसे कि वेदर पे डिपेंड करता है, ग्लोबल इवेंट्स पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं। तो इस मामले में ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, कम रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेगा। अगर हम रेट की बात करते हैं, यानी कि हालांकि अगर हम इसमें जो रेट्स, मतलब जो रेट को यहाँ पे हम कहते हैं दर, बैंक की भाषा में, तो जो दर होती है उसमें जब उसमें इंक्रीज होती है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ओवरऑल जो डिमांड है, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करती है, और सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो इसमें जो डिमांड है उसमें क्या आती है, कमी आ जाती है। लेकिन अगर हम फूड जैसी चीज़ों की बात करते हैं तो वो क्या पड़ जाता है, शॉर्टेज पड़ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इस केसेस में क्या होता है, हमेशा प्राइस आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गोल्ड, डायमंड, इन सब का प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनकी सप्लाई कम है तो इसलिए इनके कॉस्ट ज्यादा है। मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई प्राइस देखने को मिलेगा। तो अगर हम कोई भी वेदर फैक्टर की बात करते हैं, ग्लोबल इवेंट की बात करते हैं, या जो भी फैक्टर हैं जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो जिस वजह से हम मार्केट के अंदर में क्या होती है, सो फूड की शॉर्टेज पड़ जाती है। और फूड एक नेसेसरी आइटम है जिसमें लोगों की डेली की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। तो डायरेक्टली क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है,
सप्लाई कम होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। तो आरबीआई इंटरवेंशन, अगर आरबीआई इसमें इंटरवेंशन करता है तो राइजिंग रेट इन 2024, यानी कि देख सकते हैं तो 2024 में जो रेट्स थी, जैसे इसमें क्या आरबीआई ने जैसे ही हस्तक्षेप किया तो जो फूड इन्फ्लेशन थी इसमें क्या था, राइज बढ़ गया था, कीमत बढ़ गया था। लेकिन अगर हम रूट कॉजेस की बात करते हैं तो आउटसाइड द रिलीम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं पर अंकुश पर जो सीमित प्रभाव क्या पड़ा, मतलब लिमिटेड ही क्या है प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस अगर हम इसकी बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इससे क्या रखा जाता है, मौद्रिक नीति के नियंत्रण से ये आपको बाहर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कम रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। अगर लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।